वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट 16 अप्रैल हो चुकी है। अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स भी हम लोग धीरे धीरे करके सारे कवर करते जा रहे हैं। आधा महीना हमारा इसका भी कवर हो गया है। आई होप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे इसको लेके। जरूरी भी है, नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो अपनी करंट अफेयर्स की पढ़ाई एकदम रेगुलरली रखो और हमारे चैनल को फॉलो करते हुए पढ़ते रहिए। वही हम आप चाहो तो हमारा ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा ग्रुप है और ये टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करने से आप ही लोगों को फायदा रहेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए आज के हम लोग करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। ये हैं 5। अभी इंडिया के चुनाव आप सभी लोग जानते हैं। इंडिया में अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके चुनावों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऐसे ही फर्टिलिटी, प्रजनन, फिर सेंटर और स्टेट के ऊपर पढ़ेंगे, फिर किसी भी उम्मीदवार की प्रिवेसी के ऊपर, फिर लुनार टाइम। ठीक है, 5 आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला इनॉग्रल इलेक्शंस। अभी 2024 के इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। तो लोकसभा इलेक्शन सबसे पहली बार कब हुए थे? 1951 से 52 में हुए थे, बहुत पुराने। उस समय 489 सीट्स पे इलेक्शन हुए थे, लोकसभा की और स्टेट की भी 3283 सीट्स पर, है ना, स्टेट वाली। तो दो इलेक्शंस वाली जगह पे हुए थे। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कांग्रेस को लीड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। सोशलिस्ट पार्टी भी थी, किसान मजदूर पार्टी भी थी, भारतीय जनसंघ थी, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद। ये सब पार्टीज ने उस समय पार्टिसिपेट किया था उस समय के इलेक्शंस में। ठीक है, उस समय जितने भी वोटर्स थे वो जो है बेसिकली 21 से ऊपर के 82% उसमें से अनलेटर्ड मतलब कि अशिक्षित थे। और बहुत बहुत ही कम समय ऐसा था, मतलब बहुत कम देश ऐसे रहे जिन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया है। मतलब 18 से ऊपर सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, और इंडिया उसमें से एक है। और उसी समय हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है 25 जनवरी 1950 को। इंडियन सिविल सर्विसेज के एक ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल उस समय के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर बनते, जिनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। इसीलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। और ये 25 जनवरी जो है 1950 में जब बनाया गया था, अब देखो ये संविधान लागू होने से एक दिन पहले की डेट है। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से क्या बॉडीज संविधान लागू होने से पहले बना दी गई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उस समय बहुत मुश्किल थे इलेक्शंस कराने, भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, और बहुत सारी जो उस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई महिलाएं जो है ना, वो खुद अपने नाम से नहीं ए की माँ बी की पत्नी के रूप में पंजीकृत कराना चाहती थी। ठीक है, तो उस समय के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने अपने अधिकारियों को महिलाओं के नाम डालकर सूची को सही करने के निर्देश भी दिए थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स उस समय आई थी। बैलेट बॉक्सेस हुआ करते थे, पेपर हुआ करते थे, 1 रुपए के नोट जितने बैलेट पेपर्स हुआ करते थे। ठीक है, पिंक कलर के होते थे, इसमें इलेक्शन कमीशन लिखा हुआ होता था और फिर उसके बाद स्टेट का नाम लिखा हुआ होता था। इस तरीके की चीजें होती थी, वोटिंग हुआ करती थी उस समय। तो ये सक्सेस रहा था उस समय का, पूरा ही सक्सेस रहा था। और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने अपना काम बहुत अच्छे से करा ही है। और नेशनल पार्टीज का स्टेटस देना, राष्ट्रीय पार्टीज ये हैं, अभी राष्ट्रीय पार्टीज टोटल 6 हैं। ऐसे ही स्टेट पार्टी, राज्य की पार्टीज होंगी, उनका दर्जा दिया जाता था। और फिर रीजनल पार्टीज का, क्षेत्रीय पार्टीज का दर्जा। तो ये सारे दर्जे उस समय दिए जाते थे इस समय इसी टाइप से। ठीक है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा के इलेक्शन। और अभी इसका चरण शुरू भी होने वाला है। तो इस प्रकार से ये इलेक्शन कमीशन अपना पूरा काम देखती है। यही बेसिकली मैं आपको जो है यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि लोकसभा के इलेक्शन इस तरीके से होते हैं। और जो भी लोकसभा के इलेक्शन 50% प्लस 1 सीट्स लेके आ जाता है, वो पार्टी पीएम बनने के लिए एलिजिबल हो जाती है। 19 अप्रैल से शुरू होंगे अभी के इलेक्शंस। मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूं। 18वीं लोकसभा है ये, और 19 अप्रैल से शुरू होंगे। 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक इलेक्शंस चलेंगे।
7 चरणों में। कितने? 7 चरणों में। और 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है। और ये सिर्फ 44 डेज में इलेक्शंस कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। इस समय जो मेन 543 सीट्स हैं, 543 सीट्स हैं अभी हमारे पास लोकसभा की। जीतने के लिए अपने को 272 सीट्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अभी मेन अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी बोलूं तो अभी भाई बीजेपी है, क्योंकि अभी वो रूल में है। उसके लीडर हमारे प्रधानमंत्री हैं। और अगर वो अलायंस बनाते हैं तो उस अलायंस का नाम हो जाता है एनडीए। ठीक है। अलायंस का नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतंत्र गठबंधन। ठीक है। राइट विंग का, भारतीय जनता पार्टी ने इसको बनाया था 1998 में। ठीक है। अब जो हमारी ऑपोजिशन है, उस पूरी ऑपोजिशन का क्या, अलायंस का नाम क्या है? इंडिया। ऑपोजिशन का नाम। ठीक है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन। 41 पार्टी का ये एक गठबंधन है, 41 पार्टी। समझ रहे हो? ठीक है। ये है 41 पार्टी, जिसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती। ये सब नाम आपने सुने ही होंगे। ये सब थे। इससे पहले क्या अलायंस का नाम हुआ करता था? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब क्या नाम हो गया है? इंडिया। ठीक है। 41 पार्टी का यहाँ पर टोटल ये है। समझ गए भाई बात को? इस तरीके से है। अभी की मैं बात करूं, अगर बीजेपी के पास जो पिछले इलेक्शन 2019 में, तब उनके पास टोटल सीट्स थी 297। अभी जो है वो क्या हुआ, आ, वैसे सीट तो 303 थी, पर वो करंट हो गई 297, कम हो गई। और अभी अगर मैं इंडिया अलायंस की बात करूं, पूरे इंडिया अलायंस की पार्टीज की, तो उनके पास टोटल सीट्स हैं अभी 50। ये पहले 52 थी, अब 50 है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से है। क्लियर हुआ? तो ये है इलेक्शन का पूरा, जो मैं आपको बता दूं स्केड्यूल, इस तरीके से रहेगा। ठीक है। हर हर स्टेट में अलग अलग होंगे। मेरे काफी बच्चे यूपी के हैं, तो आपको पता है कि 80 सीट्स हैं यूपी की लोकसभा में। तो 7 फेजेस में ही वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी जो है 19 अप्रैल का जो फेज 1 है, वहां पे काफी जगह पे इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे ही राजस्थान में। सबसे ज्यादा राजस्थान की काफी सीट्स में हो रहे हैं। और तमिलनाडु के तो सारे ही एक ही फेज में हो रहे हैं। तमिलनाडु के 39 सीट है, 39 के 39 ही एक ही फेज में एक साथ हो रहे हैं। बाकियों में फिर भी कम कम है, पर काफी कुछ हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको बस दिमाग में रखना है। ठीक है। याद सा रखना है कैसे से हो रहा है। चलो बढ़े आगे। अगला है फर्टिलिटी ट्रांजिशन, मतलब कि प्रजनन संक्रमण। इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। यूएन पॉपुलेशन डिवीजन ने बताया है। एक और रिपोर्ट आई है, लैंसेट रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। ये रिपोर्ट कह रही है कि भाई फर्टिलिटी रेट भारत के कम हो गए हैं, 2051 तक आते थे और कम हो जाएंगे। शिफ्ट हो रहा है ना। देखो, आपको भी पता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया से बाहर जाके शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे विद इन इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, रूरल से अर्बन में आ रही हूँ या अर्बन से कहीं और जा रही हूँ। तो क्या है कि डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, जनसंख्या बदलाव हो रहा है। तो इसका मतलब जन्म और मृत्यु दर में बदलाव आ रहा है, सबके प्रवासन के तरीके कैसे शिफ्ट हो रहे हैं उसका बदलाव आ रहा है। हर इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन में काफी ज्यादा बदलाव आ रहा है। और देश में अगर कभी भी ये चीजें हो जाती हैं, उसे हम डेमोग्राफिक शिफ्ट कहते हैं। और एक और टर्म होती है जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविजन हो जाना। जब पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर डिविजन में हो जाता है। ठीक है। मतलब कि जो चिल्ड्रन और एल्डरली होते हैं, जो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, वो आश्रित होते हैं ना, वो डिपेंडेंट होते हैं अडल्ट के ऊपर। तो जो आश्रितों की संख्या है, वो बढ़ जाती है कामकाजी उम्र के वयस्कों की कंपैरिजन में। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। ठीक है। मतलब कि जो बूढ़े और जो बच्चे हैं, वो उनकी संख्या ज्यादा हो गई, और जो कामकाजी वाले जो अडल्ट लोग हैं, उनकी संख्या कम हो गई। ये चीज है। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश। तो अब भारत में ये चीजें क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, वुमेन एजुकेशन बढ़ती जा रही है, वुमेन पार्टिसिपेशन वर्क में भी बढ़ती जा रही है। ये भी बात सही है ना। ठीक है। और मोर्टेलिटी रेट्स जो होता है, शिशु और बाल मृत्यु दर, इसमें कमी देखने को मिली है। ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी कम होते जा रहे हैं, हाउसिंग कंडीशंस बेटर होती जा रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता जा रहा है। अब इसमें एक टर्म और आती है, डिपेंडेंसी रेशो का शिफ्ट होना। ठीक है। डिपेंडेंसी रेशो का मतलब
कि डिपेंड जो निर्भरता है ना वो किसकी बढ़ती जा रही है, बुजुर्ग और बच्चों की निर्भरता किस पे बढ़ती जा रही है, वयस्क लोगों पर। उसे कहते हैं निर्भरता अनुपात में पतन। और ये सभी राज्यों में असमान देखने को मिल रहा है। जैसे कि बड़े बड़े राज्य जो हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ पर बड़े राज्यों में जो है प्रजनन क्षमता हासिल करने में अधिक समय लग सकता है, ज्यादा टाइम लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि बड़े राज्यों की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेबर भी यहाँ पर ज्यादा काम करती है। लेकिन अगर देखो भाई, अगर की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कुछ भी आता है तो हमें प्रोडक्ट हमें हमें तो फायदा इस चीज का होगा कि हमारे यहाँ पे लेबर ज्यादा हो जाएगी। अगर हमारे इंडिया में जो है लेबर ज्यादा रहती है तो भी अपने को फायदा है। रिसोर्सेस थोड़े से सही रहते हैं, रिसोर्सेस भी बढ़िया रह जाते हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ सकती है, बढ़ती है। ये तो हो ही रहा है ना, ये तो आप थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल मानोगे ही सब लोग कि वुमेन पार्टिसिपेशन तो पहले से ज्यादा तो बढ़ी है। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा हो गई और सब सही हो गया, ऐसा नहीं है, पर हाँ बढ़ी है, ये हम जरूर कह। ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन पहले के समय में जो अलाउड नहीं होती थी, चीजें जो नहीं होता था, वो आज के टाइम पे काफी ज्यादा ओपन माइंडेड हो गया है। तो ये रिपोर्ट ने सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जितना भी आप पॉइंट देख रहे हो, ये सब रिपोर्ट्स ने हमें हमारे तक पहुंचाया कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। सो बेसिकली आपको ऐसे ही याद रखनी है चीजें। अब ये था हमारा सेकंड पॉइंट, जो मैं आपको थोड़ा सा पॉपुलेशन के बारे में बताना चाहती थी। मेन आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट रिलीज किसने करी है, लैंडसेट रिपोर्ट। और एक और है जिसने ये बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है और 2065 तक आते आते 1.7 बिलियन पहुंच जाएगी, ये बताया यूएन पॉपुलेशन डिवीजन ने। ये भी यूएन के अंडर ही काम करता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये यही तो मेन क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के जाने एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप का पूछेगा कि क्या है, किस तरीके से। अगर आपने अच्छे से पढ़ के गए हो ये सारे फैक्ट्स को, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप पढ़ के नहीं जा पाए, दिक्कत रही है, तो भाई दिक्कत हो जाएगी इसके अंदर। तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है ये चीज कि आप ऐसे ऐसे टॉपिक को पढ़ते जाओ, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया, डेमोग्राफिक शिफ्ट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, अब इनकी डेफिनेशन अगर आपको मैच करने को आएंगी तो आप कर लोगे ना। ऐसे ही आपको अपने अपने जो है ना नोट्स में आप जो भी बना रही हो उसमें लिखना है, जनसांख्यिकी बदलाव का क्या अर्थ है, जनसांख्यिकी लाभांश का क्या अर्थ है। तो ये अर्थ आप अपने नोट्स में लिखते जाओ, लिखते जाओगे, बड़ा फायदा होता जाएगा। चलिए, ऐसे ही अगला आर्टिकल है, सेंटर और स्टेट के बीच में मसले, डिस्प्यूट्स। हमारा जो केंद्र और राज्य है उनके बीच में विवाद, ये पहली बार नहीं है कि केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद चल रहा हो। खूब ऐसे हमारे विवाद जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब वो विवादों पर ही हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रकार के विवाद हैं और वो कैसे सुलझाए जा सकते हैं, ठीक है। होता क्या है भाई, इसके अंदर जो भी हमारे ये सेंटर और स्टेट के बीच में जितने भी विवाद होते हैं, तो इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में काफी सारे डिस्प्यूट्स हैं। और ये सारे डिस्प्यूट्स जो हैं वो किसको लेके हैं वो अब हम समझ लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु ने क्या बोला, तमिलनाडु ने ये बोला कि भाई सेंटर जो है ना, केंद्र सरकार, वो 38,000 करोड़ की आपदा राहत निधि में विलंब कर रही है, जिससे क्या है, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। कि भाई जो आपको पैसा देना है वो आप दे नहीं रहे हो। और केरला ने भी यही बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमारे में हमारा जो पूरा एरिया है उसके अंदर जो है वित्तीय आपातकाल की ओर धकेलने का आरोप लगाने की कोशिश करी है। नेट बोरोइंग सीलिंग में उन्होंने इंटरफेयर करा है। कर्नाटका ने भी बोला कि 18,000 करोड़ का जो एनडीआरएफ से फंड आता है उससे निपटने के लिए 6 महीने से उसको लंबित किया हुआ है, मतलब उसको पैसा ही नहीं दे रहे हैं। तो भाई ये जो हमारा एक्ट चल रहा है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, उसमें उल्लंघन बहुत ज्यादा हो। तो ये प्रॉब्लम है सेंटर और स्टेट के बीच में, और ये आज का मसला नहीं है। ये हर बार ही, हर साल ही कोई ना कोई ऐसे मसले निकल के आते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में आपस में ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये सब जो चीजें आप कह रहे हो कि भाई वो सेंटर यहाँ पे पैसा देगी स्टेट को, तो ऐसा लिखा कहाँ हुआ है कि सेंटर स्टेट को पैसा देने वाली है? तो भाई ये संविधान में ही लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 293 और 131। 293 यहाँ पर ये कहता है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ निधि, जो संचित निधि होती है ना, उससे वो कभी भी पैसा मतलब मांग सकती है स्टेट। और ऐसे आर्टिकल 131 कहता है कि कभी भी सेंटर और स्टेट के बीच में मसला हो जाता है तो उसको सुलझाने की जिम्मेदारी हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में ये चीज है। अब संबंध तो बहुत सारे सेंटर स्टेट के बीच में, भाई पार्लियामेंट जो हमारी, जो ये होते हैं ना, लिस्ट होती है, जो हमारी सूचियां तीन है, उन तीनों सूचियों में यूनियन के पास तो अपनी पावर है, कंकरेंट में भी वो जीतती है, समवर्ती में स्टेट में भी इंटरफेयर तो कर ही सकती है ना।
तो वो चीजें पहली तो आप पढ़ सकते हो। और रेसिडुअरी पावर भी उनके पास होती है, जो अवशिष्ट शक्तियां होती है, जो ऐसे टॉपिक जो कहीं नहीं लिखे गए उन्हें हम रेसिडुअरी पावर्स कहते हैं। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारे स्केड्यूल नंबर 7 अनुसूची 7 में सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं कि स्टेट को वही लॉज को फॉलो करना है जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं। ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद अब आगे बढ़ता जा रहा है कि सेंटर ने रूल बना दिया तो उसको सहकारी संघवाद के रूप में सब में बांटा जाएगा। ऐसी फाइनेंसेस के ऊपर वित्त भी इनका यही है कि टैक्स जो है वो सेंटर और स्टेट में बढ़ता है। फाइनेंस कमीशन वित्त योजना की ये, वित्त कमीशन वित्त आयोग की ये जिम्मेदारी होती है कि इन टैक्सेस को आपस में बांटेगी। ठीक है। साथ ही साथ ये भी उन्हीं की जो है वो जिम्मेदारी के रूप में रहता है। और साथ ही साथ जो है सेंटर का यहाँ पे रोल होता है अगर कभी भी डिजास्टर हो जाता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है डिजास्टर के उसमें, ये जो हमारा होता है ना एक तरीके से डिजास्टर का जो एक्ट है उसमें ये बात लिखी हुई है। ठीक है। उन्होंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड भी ऐसे ही कहता है कि अगर कभी भी स्टेट के पास अवेलेबल नहीं है फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूट करवाएगी। इसे ही एनडीआरएफ कहते हैं। इसी एक्ट के तहत बनाया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरी इमरजेंसी की चीजों को संभालने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है भाई। तो ये प्रॉब्लम आती है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि जो जितने जितने भी फंड्स होते हैं ना ये डिले हो जाते हैं बहुत ज्यादा। स्टेट और सेंटर के बीच में जितने भी ये सारे फंड्स है ये बहुत डिले डिले होते जाते हैं। प्लानिंग सही नहीं होता और पॉलिटिकल इशू बहुत है कि भाई सेंटर में दूसरी सरकार है, स्टेट में कहीं पे दूसरी सरकार है, तो ये इनके आपस में इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जो फंड का जो होता है ना एक तरीके से जो मैनेजमेंट होता है फंड का वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। सो आप इसको रीड कर लो। इस तरीके से है। और ये पहली बार नहीं है, इनके ऊपर बहुत सारी कमिटीज बैठी हैं कि जिसमें ठीक करने के लिए फिस्कल फेडरलिज्म को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सरकारिया जस्टिस सरकारिया कमीशन बैठी थी, पुंछी कमीशन बैठी थी, है ना? पढ़े होंगे आपने ये नाम। ये सब बैठी थी ताकि ये सब जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके। तो भी दोनों के बीच में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको कंसेंसस के थ्रू, सहमति के थ्रू सॉल्व किया जा सके और डिस्प्यूट को जो है वो ठीक किया जा सके। चाहे गवर्नर के ऊपर इशू हो जाता है, चाहे ये वाले फंड्स के ऊपर इशू हो जाता है, तो इश्यूज तो काफी सारे हैं और उनको सॉल्यूशन देने का तरीके के ऊपर भी बात करने के लिए काफी सारी चीजें रही थी। ठीक है। तो आप ये रीड कर सकते हो। पॉलिटी का टॉपिक है। आई होप आप लोगों ने पहले भी इसको जरूर पढ़ा होगा। अगला आता है कैंडिडेट के प्रिवेसी राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, उनको मतदाताओं से गोपनीयता का अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो भी मतदाता यहाँ पे इलेक्शंस के लिए खड़ा हुआ उसको हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़े। भाई उसका भी राइट टू प्रिवेसी का अधिकार है, उसके पास भी गोपनीयता का अधिकार है। तो यहाँ पे जस्टिस की जो बेंच बैठी थी उन्होंने ये बोला है कि भाई जो भी उनका मैटर है, जो भी प्रिवेसी वो चाहते हैं, उनको उन मामलों पर गोपनीयता बनाने का हक दिया जाएगा। ठीक है। इन्होंने ये बात बोली है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, नॉन डिस्क्लोजर, गैर प्रकटीकरण, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको हर चीज जो है वो चीज प्रकट करनी पड़ेगी। ऐसी कोई चीज जिसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है वहां पर आपको कोई प्रकट नहीं करनी पड़ेगी। कंपल्शन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि उम्मीदवार जो है आ, वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि मत ऐसा किसी उम्मीदवार पर मतदाताओं को उकसाने और जांचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई बाध्यता है ही नहीं। और उनको परिसंपत्तियों की घोषणा करनी है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक उम्मीदवार जो है अपनी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है उसकी एक एक की घोषणा करे, या जो उसके आसपास के परिवार के पास है उसकी घोषणा करे। ठीक है। तो परिस्थिति के अनुसार इसको देखा जाएगा। इसकी पिटीशन अभी ही एक जो है वो आई थी, क्योंकि भाई अभी एमएलए ने चैलेंज किया था इसको, क्योंकि यहाँ पर उनकी 3 व्हीकल्स थी, उनके पास 3 उनकी गाड़ियां थी। और उसमें जो है ये बात निकल के आई थी, 3 वाहनों को संपत्ति के रूप में घोषित नहीं करने के कारण उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था, उसलिए आया था ये। ठीक है। एमएलए के फेवर में रूल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला कि एक बार बिकने के बाद वाहनों को शायद ही उम्मीदवार की संपत्ति माना जा सकता है। ठीक है। तो ये एक आया था। अपने एसेट जो होते हैं, जो उनके पास जितनी भी संपत्ति है उसकी उनको घोषणा करनी पड़ती है, तो उसी के ऊपर ये पॉइंट था। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आप सभी लोग जानते हैं। राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21, ये हमारा पूरा पूरा अधिकार है कि सभी सभी लोगों को गोपनीयता बनाए रखने का पूरा अधिकार है। और यही सेम चीज आरपी एक्ट 1951 में भी लिखी हुई है। आरपी 1951 क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो कि इलेक्शंस के ऊपर पूरी बात करता है कि भाई क्या इलेक्शन की क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी, पूरा एक तरीके से वही संभालता है। आरपीए पूरा एमएलए एमपीस के लिए बनाया गया।
ठीक है। और 1950 वाला जो आरपी है ना, वो वोटर्स के लिए है, वो मतदाताओं के लिए, वो अलग है। ये वाला मेन है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एमएलए और एमपी की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन कौन यहाँ पे देखेगा, उनकी मेंबरशिप कब रद्द करी जा सकती है, सदस्यता, और उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस क्या, हर चीज यहाँ पे देखी जाती है। करप्ट प्रैक्टिसेस इसी एक्ट का सेक्शन 123 बोलता है कि भाई भ्रष्ट आचरण जो है, वो ये बोलता है कि भाई चुनाव को जीतने की संभावना में अगर आप किसी व्यक्ति को रिश्वत देते हो, लोक सेवक को, जो सिविल सर्विसेज को, ठीक है, आप किसी भी गलत तरीके से कोई प्रभाव डालने की कोशिश करते हो, शपथ पत्र में गलत जानकारी देते हो, किसी धर्म मूल वंश के ऊपर कुछ गलत बात कहने की कोशिश करते हो, शत्रुता फैलाते हो, घृणा फैलाते हो, तो उन केसेस में आप पर क्या किया जा सकता है, करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है वो एक इल्जामात लगाया जा सकता है। समझ गए? तो ये चीजें हैं। ठीक है भाई, आई थिंक ये वाले सारे आपको क्लियर हो रही होंगे। अब आता है लास्ट आज का आर्टिकल, लुनार टाइम कोऑर्डिनेशन के ऊपर। लुनार, आई थिंक आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि ये किससे जुड़ा हुआ है, मून से जुड़ा हुआ है। लुनार शब्द ही हम लोग किससे जोड़ते हैं, मून से इसको हम जोड़ते हैं। तो नासा जो है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोग नाम तो जानते ही हैं अच्छे से। ये जो नासा है, उसने यहाँ पर जो है अर्थ की सैटेलाइट, जो इकलौती एक ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट है अपने पास, वो है मून। मून के लिए एक अलग से बोला है, मून जो है उसके लिए एक स्पेशल टाइम रेफरेंस के ऊपर बात की, अलग समय संदर्भ के ऊपर बात करी है, जिसमें चंद्र समय के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम लुनार टाइम के रूप में भी कहेंगे। ठीक है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को इजी हो जाए वहां का टाइम और यहाँ के टाइम को समझने के लिए। ठीक है। व्हाइट हाउस जो है ना, मतलब आप जानते हैं व्हाइट हाउस जो वहां पर है अमेरिका में, उन्होंने बोला है कि नासा को कि आप बाकी यूएस की एजेंसी के साथ मिलकर के मून पे टाइम जोन तैयार करो, 2026 तक मून स्पेसिफिक टाइम जोन लेके आओ, कि भाई अभी जैसे अपने यहाँ पर जो समय हो रहा है उसमें मून के हिसाब से क्या समय होगा, क्योंकि दोनों में, अर्थ में और मून में टाइम का डिफरेंस है। तो वो जो अर्थ और मून में टाइम का डिफरेंस आएगा वो किस प्रकार से है, वो यहाँ पे बताना है। ठीक है। और साइंटिस्ट के हिसाब से जो है मून जल्दी मूव करता है, 58.7 माइक्रो सेकेंड जल्दी मूव करता है, तो उनका टाइम हमसे कितना आगे हो सकता है। ठीक है, एवरी डे टाइम थोड़ा सा गैप इसमें आ सकता है, तो वो गैप जो है वही यहाँ पर इसमें बोलने बताने के लिए बोला गया है। बेंचमार्क बोला गया है, टाइम कीपिंग बेंचमार्क रखो ताकि सैटेलाइट्स को भी आसानी हो जाए, सिंक्रोनाइज रखो सैटेलाइट्स और अर्थ के बीच में, इससे इजी हो जाएगा। लेकिन वो ये ना, प्रॉब्लम ये क्या है इसके अंदर, इसको डेवलप करने के लिए वहां पे क्लॉक लगानी पड़ेगी, हर समय वहां पे क्लॉक चाहिए होगी, पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री के साथ यहाँ पे जुड़ के काम करना पड़ेगा। ठीक है। और उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन, जब पूरी की पूरी कंट्रीज मिल करके एक यूनिवर्सल टाइम यहाँ पर लेकर के आती हैं, ताकि अर्थ की रोटेशन और हर चीज के बीच में एक तरीके से पूरा देखा जा सके। ठीक है। और एक होती है एटॉमिक क्लॉक, जो मैं बता रही हूँ ना कि मून के वहां लगानी पड़ेगी। ये क्या होती है, परमाणु घड़ियां। ये एक ऐसी प्रकार की घड़ी है जो परमाणुओं का ध्यान में रखते हुए, परमाणु की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए, परमाणु जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, कोई सीजियम और रुबिडियम को ध्यान में रखते हुए वहां पे काम करती है। ठीक है, प्रिसाइज तरीके से काम करती है। और मतलब कि इतना एक्सट्रीम होती है कि 1 सेकंड भी ये यहाँ पर नहीं छूट सकती है, 1 सेकंड का भी ये टाइम नहीं छूटती, इसे कहते हैं एटॉमिक क्लॉक्स। क्लियर हुआ भाई? ये एक छोटा सा आर्टिकल था, याद रखिएगा, अभी ये न्यूज आई थी इसलिए मैंने बता दिया। बाकी इसके अंदर अभी और न्यूज नहीं आई है, जैसे आएगी तो मैं अपने इसमें पूरा पूरा कवर अप करूंगी। ठीक है, चलो आज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। हिंदू न्यू ईयर जिसे हम कहते हैं, ट्रेडिशनल हिंदू न्यू ईयर इंडिया में, चैत्र शुल्क, जिसमें से हिंदू के न्यू ईयर को पता है क्या कहते हैं, नव वर्ष या नव संवत्सर, संवात्सर ऐसे बोला जाता है, जो कि सनातन धर्म या हिंदुइज्म में खूब फॉलो किया जाता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पर जो है न्यू ईयर के फेस्टिवल्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अभी किया जा रहा था, जैसे कि आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, कर्नाटका आंध्र प्रदेश में उगाड़ी, तमिलनाडु में फुटांडू, ये नाम है आप, फुट आंडू, पंजाब में बैसाखी, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये काफी सारे बनाए जाते हैं। पूरा वर्ल्ड जो है जनवरी 1 को मनाता है, लेकिन इंडिया नहीं मनाता, ग्रिगोरियन न्यू ईयर कैलेंडर के हिसाब से जो है 1 जनवरी होता है, लेकिन हिंदू न्यू ईयर कैलेंडर के हिसाब से लुनार कैलेंडर होता है, जिसमें 12 लुनार मंथ्स होते हैं, हर बार नया मून होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मनाया जाता है, इंडिया में इसको अलग प्रकार से मनाया जाता है। ठीक है। गुजरात में दिवाली के बाद होता है, वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग टाइम पे मनाया जाता है। असम में बोहाग बिहू बिहू के नाम से होता है। ठीक है।
तो ये इस प्रकार से है, ये नाम आपको सारे पता होने चाहिए कहाँ पे कौन सा मनाया जाता है, क्योंकि अभी ये न्यूज में था। ये सारी इन्फॉर्मेशन सही लिखी हुई है। चैत्र शुल्क, उगाड़ी नाम पता होना चाहिए। सजीबू चेरुडा, ये यहाँ पर मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर का कैलेंडर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे याद रखने हैं। 14 और 15 अप्रैल को आता है लुनार कैलेंडर, जो मंथ होता है उसके हिसाब से। और किस जिस जगह पे क्या नाम है वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया उगाड़ी, गुड़ी पाड़वा। ठीक है, ये सब नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च लैंडस्केप। अभी जो रिसेंटली ये एक रिपोर्ट रिलीज हुई है कि इंडिया की जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, और रिसर्च जो बेस्ड यहाँ पे चलता है, उसका लैंडस्केप किस प्रकार से भारत में काम करता है। ठीक है, तो ये जो एक रिपोर्ट है, इसको देख लेते हैं। तो इसकी रिपोर्ट के हिसाब से, या आप पढ़ो, इंडिया जो है सिग्निफिकेंट प्रोसेस आई है लेकिन रैंक फोर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई इसके ऊपर पूरी की पूरी गलत, कि अभी हमारी जो ये है इसमें इस तरीके का कुछ भी नहीं आया है। तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई पूरी गलत। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर, कि इंडिया जो है वो, हाँ बिल्कुल, रिसर्च सेंटर्स के मामले में काफी एक्सपैंडिंग हम देखने को मिले हैं, वो बात ठीक है कि हम रिसर्च वर्क में काफी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वही है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, पत्रिकाओं को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो ठीक है, पर फर्स्ट गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। इंडिया की हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, अखिल भारतीय सर्वेक्षण, रिसर्च लैंडस्केप। ठीक है, इस पे एग्जाम में पता है ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हायर एजुकेशन में हमारे पास चैलेंजेस क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में मेंस के अंदर। तो आप लिखोगे इसके अंदर कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, करिकुलम, रिसर्च वर्क, क्वांटिटी, सब चीजों के बारे में आप यहाँ पे लिख के अपने आंसर को बढ़िया बना सकते हो, क्योंकि इससे आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप, मैं बस ये बता रही हूँ कि आप इसको पूरा ऐसा पढ़ सकते हो। तो ये है आपके इस तरीके की स्ट्रैटेजीज जो कि आप लोगों को पूरा पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। राइट एवरीवन, और वहाँ का आज का हमारा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे यहाँ पे जो अलग अलग टाइम पे न्यू ईयर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ये अलग अलग टाइम के न्यू ईयर फेस्टिवल्स जो है, ये क्या यहाँ पर सिग्निफिकेंस है। राइट, तो आपको इसके बारे में भी बताना है। ठीक है, मेंस के लिए मैंने क्वेश्चन दिया, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आप बेसिक बेसिक इसको, जो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले दी थी ना मैंने, आप उसी को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये आप पढ़ लो यहाँ तक, और ये अपना कंप्लीट करो। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्दी ही अगले लेक्चर में, इसके और एक्सप्लेन करते हुए, इसमें और चीजें समझते हुए, इसमें और कॉन्सेप्ट को देखते हुए। ठीक है, चलिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।